चलो, जहाँ से हमारा हरियाणा का पेपर रह गया था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का। गुड मॉर्निंग मानू भाई। सारे सारे लाइव लेक्चर्स लगाया करो यूट्यूब का। अगर है कि यूट्यूब से देख लेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। चल 40 क्वेश्चन हम कर बैठे हैं, ये लेक्चर 3 है। Under Section 57 of Evidence Act, the court is not bound to take judicial notice of which of the following facts: the existence of every state recognized by Government of India, the title of every state recognized by the Government of India, the national flag of every state recognized by Government of India, या national emblem of every state recognized by Government of India। इनमें से किस चीज़ का कोर्ट जो है जुडिशल नोटिस लेने के लिए बाउंड नहीं है, इज नॉट बाउंड। सोचो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये आंसर। देखो, आंसर पे चलने से पहले पहले हम ये समझते हैं जुडिशल नोटिस बेसिकली होता क्या है। जुडिशल नोटिस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोर्ट आपकी बात को प्रिज्यूम कर लेती है, मतलब कि कोई प्रूफ की करने की ज़रूरत नहीं है आपको उसको कोर्ट में आके। अब फॉर एग्जांपल कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो इंडिया में अप्लाई होता है। ये कुछ ऐसे नोटोरियस फैक्ट्स होते हैं जो कि कोर्ट मानती है खुद ही, ठीक है। आप अगर उसे कोर्ट में प्रूफ करोगे तो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट है, प्लस कोर्ट की बेइज्जती भी है, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट इंडिया में अप्लाई होता है, ये मेरे को हर प्रोसीडिंग में, मतलब कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रोसीडिंग में। तो ये हमको वैसे ही पता है, हमारे लॉज क्या हैं, हमारा मैप क्या है, हम सबको पता है ये बात, ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है, ठीक है, 57 के अंदर। तो वो लिस्ट आपको याद करनी चाहिए, और उस लिस्ट में जो ऑप्शन नंबर डी है वो मिसिंग है। ये सारी चीज़ें नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट है, ठीक है। पर जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को मार्क कराया था कि ये चीज़ मार्क कर लो, ये चीज़, और नेशनल एम्बलम ऑफ एवरी स्टेट, ये जो दो बातें हैं ना, ये तंग करती हैं। तो नेशनल फ्लैग वहाँ पर लिखा हुआ है पर नेशनल एम्बलम नहीं लिखा हुआ, तो ये बात वहाँ पर आपको तंग कर सकती है। मैंने अभी जब मैं पढ़ा रहा था मैंने स्पेसिफिकली बताई थी बात कि प्री में ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। द बेस्ट evidence rule in relation to documentary evidence is on incorporated in section 3, A 61, B 64, C 65, D 66। देखो, बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है। बेस्ट एविडेंस रूल जो होता है वो कहता है कि हर बार बेस्ट एविडेंस देना चाहिए हमें। इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे मेन रूल क्या है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे बेसिक रूल है कि बेस्ट एविडेंस दो। तो बेस्ट एविडेंस हमारे पास कई जगहों पर होते हैं, 60 में भी है, 64 में भी है, 91 में भी है बेस्ट एविडेंस रूल। तो बेस्ट एविडेंस रूल अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कौन से रूल्स रिलेटेड हैं बेस्ट एविडेंस में? 64,
60, 64, 91 मैंने आपको बेस्ट एविडेंस के सेक्शन का, तो यहाँ आंसर 64 आना था, क्योंकि डॉक्यूमेंट से बेस्ट एविडेंस जो रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जो बेस्ट एविडेंस रूल का सेक्शन रिलेटेड है वो सेक्शन 64 है। सेक्शन 64 हमें बताता है कि हम प्राइमरी एविडेंस बेसिकली कब दे सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस हम कब दे सकते हैं, तो ये बात हमें 64 बताता है, तो इसका आंसर आना था 64। ठीक है, कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमें प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना चाहिए, एक्सेप्ट जो कि 65 में फॉल करते हैं, 65 में हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस फॉल करता है, और 61 कहता है कि प्राइमरी की एविडेंस हम प्राइमरी भी दे सकते हैं, सेकेंडरी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 64 ये बेस्ट एविडेंस रूल है। ठीक है, तो जो बेस्ट एविडेंस हमको देना चाहिए जो आपकी पोजेशन में है वही प्रूफ करना चाहिए, और क्या बेस्ट होएगा ये डिपेंड करता है अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, document forming records of acts of public officers of India, document forming records of acts of public officer of a foreign country, या डी पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। सोचो। चलो, इसका आंसर डी होएगा, पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 74 में दे रखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हमको, और अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं 75 में दे रखा है, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सारी की सारी हमको बता रखा है कि बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि सॉवरेन अथॉरिटी के होते हैं, या फिर वो ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स के होते हैं। 74 को एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, 74 और 75 दोनों इकट्ठे पढ़ना। अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी अलाइव इफ इट इज शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 14, 20, 7 या 30 ईयर्स। एक इंसान को हम कब तक जिंदा मानते हैं अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कितने सालों से जिंदा है, 14 साल से, 20 साल से, 7 साल से या 30 साल से। देखो, एक पर्सन को हम जिंदा कब मानते हैं और एक पर्सन को मरा हुआ कब मानते हैं, एक प्रिजम्पशन है इसकी। सेक्शन एक सेकंड, सबके आंसर देख। वेरी गुड, 107, 108। ठीक है, ठीक है, 7 साल किसी ने लिखा। ठीक है, बताता हूँ इसका आंसर। बेसिकली देखो, अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी अलाइव, अगर हम ये दिखा दें 107 और 108 दो सेक्शन है। अब हम किसी को जिंदा बेसिकली कब मानते हैं, अगर वो पिछले 30 साल में जिंदा देखा गया हो, हम उसको अलाइव मानेंगे। अगर वो पिछले 30 साल में हमको पता है कि वो जिंदा था तो हम उसे मानेंगे अलाइव। पर अगर हमको किसी को डेड प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा 7 साल से इसका कोई अता ना पता है।
7 साल हो गए, बेसिकली 7 ईयर्स हो गए, कोई अता ना पता इस पर्सन का, तो उसको हम डेड मान लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के 107 और 108 बर्डन ऑफ प्रूफ का सेक्शन है। बर्डन ऑफ प्रूफ वाले सेक्शंस में इस पे नज़र घुमा लेना घर जाकर, तो 107 और 108 वहाँ पे 30 साल और यहाँ पर 7 साल, ठीक है। पर ऐसी एम्बिगुअस सिचुएशन भी हो सकती है, मान लो कोई पर्सन है वो 20 साल में जिंदा देखा गया हो पर 7 साल से उसका आता ना पता हो, तो हम क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे मर ही गया बेसिकली, तो हम 7 साल वाली प्रिजम्पशन को ज़्यादा अहमियत देंगे। तो ये मेंस क्या बातें हैं थोड़ी सी, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, इसको इतना ही समझ लो। द रूल दैट वंस द टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, no evidence of any oral statement shall be admitted for contradicting such terms as dash establishing variations to the rules provisos 6437। रूल की जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हमने उसे प्रूव कर दी बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर कोई भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हमने उसे प्रूव कर दी बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो कोई भी एविडेंस हम नहीं दे सकते ऑफ एनी ओरल स्टेटमेंट, ठीक है। हम कोई भी ओरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। पर ये पूछ रहा है कि इसकी वेरिएशंस के कुछ प्रोवाइजोस हैं, और वो जो प्रोवाइजोस हैं वो कितने हैं, मतलब बेसिकली सेक्शन 92 का क्वेश्चन है, उसकी एक्सेप्शंस कितनी है। मैंने पढ़ाया था अभी, अपनी मेंस की क्लास में भी चल रहा है मेरा, कल ही पढ़ाया मैंने। कितनी है, छः एक्सेप्शन है, 4 हैं, 3 है या 7 है? 6। हाँ 6 हैं अपना, वेरी गुड, ठीक है। अपना आंसर लिख दो, ठीक है, म्यूट अपना कमेंट मत करो, कमेंट बॉक्स में बोल के लिख दो। तो वेरी गुड समर्थ, 6 हैं। द रूल दैट वंस, तो वहाँ पर 692 में प्रोवाइजोस हैं जो कि कहते हैं कि कब हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। बेसिकली अगर कोई डॉक्यूमेंट है, वैसे डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से प्रूव करना चाहिए, अगर कोई चीज़ राइटिंग में तो राइटिंग से प्रूव करो, पर 6 एक्सेप्शन है जब हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं, तो टू कॉन्ट्राडिक्ट सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये बात सेक्शन 92 में लिखी हुई है। चलो 91 92 हैव टू बी रेड टुगेदर। अगर कोई चाइल्ड जो है, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन वैलिड मैरिज, इट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी of the child dash days after the dissolution of a marriage, 270 275 280 285। अगर कोई बच्चा है वो पैदा हो जाता है, ठीक है, तो क्या कंक्लूसिव प्रूफ होएगा अगर वो कितने दिनों के अंदर पैदा हो रहा है, सोचो। अगर कोई बच्चा है वैलिड मैरिज का, कंक्लूसिव प्रूफ होएगा उसकी लेजिटिमेसी का, वो कितने दिनों के अंदर अगर पैदा होता है, बताओ। एक वैलिड मैरिज का कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी अगर बच्चा जो है, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सही बोल रहे हो बिल्कुल सबके सब, ठीक है 280 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर 280 डेज आना है। कंक्लूसिव प्रूफ बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोर्ट मानती ही मानती है उस चीज़ को, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप एविडेंस दे ही नहीं सकते, नो एविडेंस कैन बी गिवन, और कोर्ट इसको मानेगी ही मानेगी, ठीक है। अब इसमें 3 एविडेंस एक्ट में हमारे पास 3 कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, 41 112 113, ठीक है। ज़्यादा और इसमें लेजिटिमेट, अगर शादी के विद इन 280 डेज कोई पैदा हो जाता है, विद इन 280 डेज, ठीक है, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी, अगर मान लो वो मतलब कि शादी टूटने के 280 डेज, और सॉरी शादी होने के बाद, मतलब शादी टूटने के 280 डेज प्लस
शादी होने के बाद। अब ये बताओ कि शादी होने के क्या 5 मिनट बाद भी अगर बच्चा पैदा हो तो वो उसी का होएगा? अगर शादी होने के 5 मिनट बाद ही बच्चा पैदा हो जाए या 2-3 महीने के अंदर हो जाए, अगर ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो किसका हम बच्चा मानेंगे? देखो यहाँ पे सारे गलत हो। अगर शादी के 5 मिनट बाद भी बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, तो वो भी किसका बच्चा होएगा? वो भी उसी का ही बच्चा होएगा जिससे उसने शादी करी है, सब्सिक्वेंटली मैरिज करी है। मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में उसका हस्बैंड है, उस उसकी मदर का, एनी मैन वहाँ पे, क्योंकि एनी मैन लिखा, फादर वर्ड यूज़ नहीं है, तो वो बच्चा माना जाएगा बेसिकली जो कि अभी एनी मैन है, जो कि उसका बाप पता नहीं है या नहीं है, पर उसकी मदर का हस्बैंड जरूर है इस वक्त, तो वो उसका बच्चा गिनेंगे। और शादी टूटने के 280 डेज़ के एंड तक हम, अगर वो पैदा हो जाता है, मतलब कि शादी डाइवोर्स या डेथ के, तो भी उसी का ही हम गिनेंगे बच्चा। और कंक्लूसिव प्रूफ है, इसकी एक ही एक्सेप्शन है 112 की, वो है नॉन एक्सेस। ठीक है, अगर वो दिखा दे मैं 2 साल से तो लंदन था, बच्चा कैसे हो गया पीछे से मेरा, तो वो नॉन एक्सेस। प्लीज़ म्यूट करके अनम्यूट करके म्यूट, हाँ ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन सेक्शन 115 while dealing with the principle of estoppel? Conduct, act, omission, declaration. देखो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सही आंसर है बिल्कुल, ए इज़ द करेक्ट आंसर, कंडक्ट। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया कि कंडक्ट बेसिकली वहाँ पर मेंशन नहीं है 115 में। 115 किससे डील करता है? एस्टॉपल से डील करता है। ठीक है, एस्टॉपल, एस्टॉपल जो है ये बेसिकली कहता है कि अगर एक बार आपने, आपके किसी बात पर सामने वाले ने, ऑन इफ़ ऑन योर रिप्रेजेंटेशन, सामने वाले ने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर दिया, तो उसको हम एस्टॉपल कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस, और ये एक सब्सटेंटिव प्रोविज़न है। वैसे एस्टॉपल बेसिकली एविडेंस तो प्रोसीजरल है, बट इट इज़ अ सब्सटेंटिव प्रोविज़न। एंड इसमें एक केस का नाम नोट कर लो, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, जिसकी वजह से ये निकल कर आया। तो एस्टॉपल कई तरह के होते हैं, बाय कंडक्ट, बाय डीड, वो अभी बताने का सही टाइम नहीं है। अभी तुम इतना जान लो प्री के हिसाब से कि पिकार्ड वर्सेस सीयर्स। चलो, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट डीलिंग विद द confidentiality of professional communication shall apply to clerks of barristers, interpreters of barristers, servants of pleaders, या all of the above? देखो, एक ना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब ये क्या कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? बेसिकली अगर मान लो
कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस होती हैं जो कि हमेशा प्रोटेक्टेड होती हैं बाय लॉ। अगर आपने अपने एडवोकेट को कह दिया कि मैंने मर्डर करा है, मुझको अरेस्ट ना किया जाए, मेरे को मतलब बचवा लो, तो क्या एडवोकेट आपका जाकर कोर्ट में बता देगा कि इसने मेरे को कन्फेस करा दैट ही हैज़ डन मर्डर? नो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है ये, उससे प्रोटेक्टेड है। आप सब प्रोटेक्टेड हो, मतलब आप सब कोई भी ऐसी बात नहीं बता सकते कोर्ट में जाकर। अगर आपको आपके क्लाइंट ने बताया कि मैं मर्डर करके आया हूँ, तो आपको चुप रहना है और आपको उसको बचाना है। नहीं भी बचाना तब भी आप जाकर बता नहीं सकते ये बात, ठीक है। तो ये बात तो लिखी है 126 के अंदर। पर 127 कहता है कि अगर आपके साथ कोई बैरिस्टर बैठे हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके इंटरप्रेटर्स हैं, क्या वो जाकर बता सकते हैं? क्योंकि अगर आप एज एन एडवोकेट बैठते हो, आपके साथ कोई मुंशी होता है, अंदर बहुत बंदे होते हैं आपके एम्प्लॉयज़, मतलब जिनको आपने अपना सैलरी दे रखी है, क्या वो जाकर बता सकते हैं? बिकॉज एक एक बात आपकी भी और क्लाइंट की भी उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होती है। हमारे आगे क्वेश्चन ये है, तो ऑल ऑफ द अबव ये सब भी नहीं बता सकते वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो 127 में ये बात लिखी है कि जो भी प्रोहिबिशन 126 की है वो इसमें भी अप्लाई होती है इन सबको भी। अगर कोई पेड या सैलरीड एम्प्लॉई है, अगर वो भी एडवाइस कर एम्प्लॉयर को, तो वो भी जाकर आगे नहीं बता सकता ऐसी जो कम्युनिकेशन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। चलो, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देयर कैन नॉट बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन। देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन after re-examination as per section 137. There can be further cross examination after re-examination as per section 138. There can be further cross examination after re-examination as per section 139. सोच लो, 10-20 सेकंड लो, आंसर करो, फिर समझाता हूँ। देखो, अब ये हमको बेसिकली क्या कहता है, सबसे पहले क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्या होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये बात हमको ऑर्डर बेसिकली देखो 137 में तो डिफाइंड है ये सब, पर इसका जो ऑर्डर है ना कि कैसे होएगा, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर हमारे पास क्रॉस होता है, फिर हमारे पास री होता है, तो ये एक ऑर्डर है। अब हमारे आगे ये देखने वाली बात है कि बेसिकली जो सेक्शंस पूछ रहे हैं इसमें कि क्या हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है आफ्टर री एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर सी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री होता है। क्या इसके बाद ये हो सकता है? इसका आंसर सेक्शन 138 में लिखा है। 138 कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, देखो पहले ये समझ लो थोड़ा थोड़ा, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? जब आप किसी विटनेस को बुलाते हो, ठीक है, वो वही बोलता है जो आप चाहते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन जब सामने वाली एडवर्स पार्टी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करती है, उससे कुछ बात निकलवाती है। फिर री एग्जामिनेशन जब कोई नई बात निकल कर आती है तो उस बात की एक्सप्लेनेशन देने के लिए री एग्जामिनेशन करा जाता है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन अगर एक बार हो जाए फिर री हो जाए, क्या री के बाद दोबारा क्रॉस हो सकता है? यस, हो सकता है। सेक्शन 138 में ये बात लिखी है कि री के बाद भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अगर कोई नई बात निकल कर आती है 138 के अंदर, अगर कोई हमारे पास नई बात निकल कर आई री एग्जामिनेशन में, अब उस बात को भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन करना है ना।
तो वो डिस्क्रिशन है कोर्ट की, ठीक है। तो कोर्ट कह सकती है कि आप अब उसको अब अपना क्रॉस एग्जामिनेशन दोबारा करो, जो भी नया मैटर निकल कर आया है री एग्जामिनेशन में उस पे आप दोबारा भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। पहले अपने बंदे को, विटनेस को बुलाओ एग्जामिनेशन इन चीफ में, क्रॉस में एडवर्स पार्टी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, री में आप उससे कुछ नए दोबारा अगर कोई बात क्रॉस की आपको बोलनी है, एक्सप्लेन करनी है तो कर दो। फिर अगर यहाँ भी कुछ नया निकल कर आया तो क्रॉस कर सकते हो दोबारा। चलो, indecent and scandalous questions may be forbidden by the court under section 149, 150, 151, 152। देखो वन, अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इनडिसेंट होते हैं, स्कैंडलस होते हैं, जिनको कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करती, ठीक है, कि आप पूछो, वो दिए हुए 151। अब नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू द डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज एज अ जनरल रूल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप सक्सेशन बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। चलो, तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सही आंसर दे रहे हो। इसका आंसर हमें सेक्शन 42 में दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो ये हमें बता रहा है कि अगर कोई जॉइंट लाइबिलिटी है, मान लो कि अगर कोई ए बी सी है, उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस करा कि वो 3000 रुपये देंगे डी को, ठीक है, पर ए जो है ये मर जाता है, क्या बी और सी देंगे? ठीक है, तो बी और सी जो हैं ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं डी को पे करने के लिए। पर अगर मान लो कि कोई पर्सन मर जाता है, अब इसमें एक सक्सेशन भी लिखी हुई बात, क्या उसका, अगर मान लो ए अकेला कॉन्ट्रैक्ट करता, क्या इसके एल बाउंड होते अगर ये मर जाता? यस, तो वो भी होते। तो अगर कोई जॉइंट लाइबिलिटी है तो ये जो रूल है ये इन सबके अगेंस्ट अप्लाई होता है, सर्वाइवरशिप भी और सक्सेशन भी, दोनों दोनों केसेस पे लगते हैं। 42 रीड आउट करना। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी and not of the other party under section 2I is called voidable कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, मान लो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे क्या हैं? वॉइडेबल। दे आर वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। मान लो किसी ने आपको मुक्का मार के कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, इट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ ड्यू टू कोअर्जन। तो अगर किसी के साथ कोअर्जन हुआ है तो बेसिकली उसकी मर्जी, वो चाहे तो अपना उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है या वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो बेसिकली इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एक पार्टी की मर्जी है वहाँ पर।
तो इसका करेक्ट आंसर होएगा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, competency to contract relates to age of the parties, soundness of mind of the parties, both age and soundness of mind, या intelligence of the parties। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सही आंसर दे रहे हो सबके सब कि कंपिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किससे डील करता है। देखो, अब कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, सेक्शन 11 उससे डील करता है। अब कोई भी पर्सन जो है हम उसे कंपिटेंट कब मानते हैं, जब उसकी एज है मेजॉरिटी की, जब वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, या फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 11। तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर कैसे होता है, वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बहुत तरीके का होता है, हिप्नोटिज्म होता है, डिलीरियम होता है, बहुत तरीके का अनसाउंड माइंड हो, इडियट हो सकता है, या किसी भी तरीके का वो अनसाउंड भी हो सकता है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमीज, इंसॉल्वेंसी, दो तरीके के डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। मैंने डेप्थ में एक एक चीज़ समझा रखी है अपनी क्लास के अंदर मेंस की। तो यहाँ पर क्या है, कंपिटेंसी तो कॉन्ट्रैक्ट ये किससे डील करती है, बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, एज से भी डील करती है, साउंडनेस ऑफ माइंड से भी डील करती है। तो सबके आंसर बिल्कुल राइट थे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। A general offer open for world at large can be accepted by sending a communication of acceptance, by complying with the conditions of offer, by tendering himself to comply with the conditions of offer, या none of the above। जनरल ऑफर आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, वेरी गुड, मेजोरिटी आप सही आंसर कर रहे हो। ये क्लास में मैंने कई बार बताया कि जनरल ऑफर आप बेसिकली कैसे एक्सेप्ट करते हो। सबसे पहली बात, जनरल ऑफर क्या होता है, जो कि ओपन होता है फॉर द पब्लिक एट लार्ज। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, इसका लीडिंग केस है। स्मोक बॉल कंपनी। अब इसमें क्या है, जनरल ऑफर जो कि ओपन होता है फॉर वर्ल्ड एट लार्ज। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन होता है। अब आप कोई क्रीम लेने जाते हो, क्या आप कंपनी को फ़ोन करोगे कि मैं तुम्हारी क्रीम खरीद रहा हूँ। चिप्स का पैकेट खरीदना चाहते हो, लेज़ वालों को, कुरकुरे वालों को फ़ोन करोगे कि नहीं, नो। सीधा क्या करो, आप सीधा उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लो बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ ऑफर। सीधा एक्सेप्ट कर ली तो हमारे बीच एक जनरल ऑफर हो गया। कार्लिल में भी उन्होंने यही बोली थी बात कि इन्होंने हमको एक्सेप्टेंस नहीं दी, कोर्ट ने कहा एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। सीधा आओ, कंप्लाई करो कंडीशंस के साथ और आपका काम हो गया। तो आंसर इसका बी होएगा। वेरी गुड, सारे अच्छा आंसर दे रहे हो। चलो, अ सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, फ्रॉड और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस और डिसीट, विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड, या रॉन्गफुल या विलफुल रॉन्ग और नेग्लिजेंस। देखो,
अगर आप सेक्शन 192 पढ़ो या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो बेसिकली पता है क्या होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल को अगर कोई काम सब एजेंट करता है गलत। ठीक है, तो सब एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। पर दो एक्सेप्शंस हैं जब सब एजेंट डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्सिबल होता है। जब वो डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फ्रॉड और नेग्लिजेंस, सॉरी विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड। विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड, इसका आंसर ये आएगा। तो इन दो चीज़ों में सब एजेंट जाएगा सीधा प्रिंसिपल के पास क्योंकि उसने विलफुल रॉन्ग करा और फ्रॉड करा। ऐसी कई बात क्या हम किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, यही सेम दो ग्राउंड्स क्या कहीं और हमें दे रखे हैं। पार्टनरशिप एक्ट में दे रखे हैं, चलो कोई नहीं, हम वो भी जब डिस्कस करेंगे ना तो उसमें आएगा ये पॉइंट। चलो अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बेली। कौन सा सेक्शन है जो कि हमको कहता है कि जो फाइंडर है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो सिमिलर हैं टू दैट ऑफ अ बेली। ये सारे ही सेक्शन किससे बेसिकली डील कर रहे हैं, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्वासाई लिखा ही हुआ है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिमेंट तो यहाँ पर मिसिंग होता ही होता है 68 से 72 के बीच में। तो इनमें से कौन सा सेक्शन बताता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ गुड्स इज दैट ऑफ अ बेली। देखो, अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है, फाइंडर ऑफ गुड्स हो आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ अ बेली। बेली कौन होता है, अगर मान लो बेली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम कोई अपना सामान देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यूज़ करने के लिए। आपने अपनी गाड़ी दी किसी फ्रेंड को चलाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, यूज़ के लिए, दैट इज़ अ बेलमेंट। एंड ही, आप बेलर हो, वो बेली है। ठीक है, तो कब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी जो गुम हो गया सामान, वो उसकी होगी एज दैट ऑफ अ बेली। इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 71। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बेली। Under Section 6 of SRA, a person cannot sue for recovering the possession of immovable property after 6 months from the dispossession, after 9 months from the date of dispossession, after 12 months या after 24 months। देखो ये सेक्शन क्या कहता है, बेसिकली मान लो कोई किराएदार है, आपने उसको निकाल दिया, तो वो सूट फाइल कर सकता है। कितने महीनों के अंदर करेगा, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको पोजेशन के बेसिस पर, खाली पोजेशन, आपसे कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि आप ओनर हो, किराएदार हो, ठीक है, पोजेशन में थे, अंदर चलो। ये इसलिए है ताकि कानून को कोई अपने हाथ में ना ले। अगर आपको रिकवर करना है पोजेशन, आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, खाली पोजेशन के लिए ये एक समरी रेमेडी होती है। ठीक है, ये एक समरी रेमेडी है फॉर चीप डिस्पोजल ऑफ द केस। और इसमें एक ये, इट इज़ नीदर अपीलेबल
इट इज़ नीदर अपीलेबल नीदर रिव्यूएबल, ना इसकी रिव्यू हो सकती है, और इट डज़ नॉट लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। पर इसमें मेन बात ये, आप कितने महीनों के अंदर कोर्ट में सूट डाल सकते हो। 6 months, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 6 months इज़ द राइट आंसर। आपको अगर सूट डालना है तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। अगर आपको सूट डालना है तो आप 6 महीने के अंदर डालो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। अगर आपको अंडर सेक्शन 6 सूट डालना है तो आप डालोगे 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। ये बात ध्यान में रखना, अगर 6 महीने के अंदर ही डालते तो सेक्शन 5 के अंदर जाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड। किन किन ग्राउंड पे आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, मतलब नहीं लगा सकते, ऑन, ठीक है, कैन बी इम्पोज्ड। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या पब्लिक पॉलिसी। देखो क्वेश्चन ना ऐसे ही बन के आ सकता है। अब 19 का 1A है, वो किससे डील करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, ठीक है, बोलने की आज़ादी जो हमारे देश में दी हुई है। और उस आज़ादी के कितने एक्सेप्शंस हैं, 8 एक्सेप्शंस हैं। ये बात हमको कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी हुई है। अब उन 8 एक्सेप्शन में आपको याद करने चाहिए, बिकॉज आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भी है, पब्लिक ऑर्डर भी है, मोरालिटी भी है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, बट पब्लिक पॉलिसी नाम की कोई भी चीज़ वहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होएगा पब्लिक पॉलिसी। वहाँ पर बहुत सारे हैं, कंटेम्प्ट भी है, डेफामेशन है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, डिसेंसी, जो यहाँ डिसेंसी एंड मोरालिटी इकट्ठा है, वैसे वहाँ यहाँ मोरालिटी लिखा हुआ है खाली। तो पब्लिक पॉलिसी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ये सारे एक्सप्रेसली मेंशन्ड है और ये मेंशन नहीं है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी हम किसी और सब्जेक्ट में करते हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ में करते हैं, पता है किसी को, किसी और सब्जेक्ट में हम एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 बहुत बार हम पढ़ते हैं वहाँ पब्लिक पॉलिसी, कई क्वेश्चंस में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 13, बाय लॉ, कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, या ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आप आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज ए को पढ़ोगे, वहाँ पर ये सारी बातें एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। आजकल केस ऐसे आने लग गए हैं पेपर में, अगर हम AIB देखें, बिहार देखें, अकॉर्डिंग टू सबरीमाला केस, इनमें से क्या क्या आया, वहाँ भी उन्होंने सब कुछ लिख रखा है जान के, पर जान के वो केस घुसा देते हैं। तो आर्टिकल 13 को आपने मेंशन करना है कि इसमें बाय लॉ, कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव आपको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड विच इज नॉट मेंशन बोथ 15 एंड आर्टिकल 16। देखो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जो कि मेंशन नहीं है इन बोथ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, मतलब कॉमन नहीं है दोनों में, रेस, कास्ट, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ।
देखो 15 में मैं पहले भी कई बार बता मतलब क्लास में बता चुका हूँ कि वहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं 5, मतलब कितने ग्राउंड्स हैं 5 15 में, ठीक है 5 यहाँ 5 16 में कितने 7 ग्राउंड्स हैं, तो 5 और 7 2 ग्राउंड्स की कमी है। और वो जो ग्राउंड्स हैं वो कौन से हैं, रेजिडेंस और साथ में डिसेंट। तो ये 2 ग्राउंड जो हैं ये 16 में है पर 15 में नहीं है, तो ऐसा कॉमन क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो रेजिडेंस जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा रेजिडेंस जो होएगा ये एक करेक्ट आंसर है। आप सबको बता दूं कि मैं अपना मेरी क्लासेस जो हैं चल रही हैं मेंस की, अगर किसी को वो ज्वाइन करनी है तो बेसिकली ही और शी कैन डू दैट। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो मेंस की अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि प्री का तो ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मैं चला रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, मेंस में जैसे मेरा जो बैच चल रहा है उसकी फ़ीस है 15,000 अगर आप इन वन गो देते हो, और जितने टाइम भी लगेगा पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा, बस 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं, 8 महीने या 9 महीने, साल भी लग सकता है। पर जो बाकी का चल रहा है वो मेरा चल रहा है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में देना है तो 3 × 6,000 की आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, 18,000 की, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है ही और शी कैन डू दैट। मेरे पास अब भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, कईयों ने कर रखा है। तो आज का सेशन हमारा हो गया ख़त्म फ्री का। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, वो पूछ सकता है, मैं रुका हुआ हूँ। बाकी ये हो गया। और यूट्यूब का मत मतलब यूट्यूब के भरोसे मत बैठो, लाइव देखा करो, मेरा सबको ही सजेशन रहेगा, लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। Yes, sir. बोलो दिलीप। Thank you, sir. It was a nice वेलकम class. वेलकम वेलकम दिलीप, वेलकम योगिना।